So now let's talk about extrinsic semiconductor. तो हम जानते थे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है रूम टेम्परेचर के ऊपर उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, और क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर बहुत ही कम कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है रूम टेम्परेचर पर, हम इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को इनहेंस किया गया बाय एडिंग सम एक्सटर्नल इंप्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, इसको कहा जाता है डोपिंग। और डोपिंग करने के बाद में जो नया सेमीकंडक्टर क्रिस्टल मिलता है उसी को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग के आधार पर दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। द वन इज एन टाइप, द अनदर वन इज पी टाइप। अब आइए इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप। तो आइए बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर पेंटावलेंट इंप्योरिटी को डोप कर देते हैं। पेंटावलेंट इंप्योरिटी के कुछ एग्जांपल हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमको एक सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखाया गया है जिसमें पेंटावलेंट इंप्योरिटी यानी कि फास्फोरस को डोप किया गया है। तो जब भी फास्फोरस को डोप किया जाता है तो क्या होता है, आइए समझते हैं। आप जानते हैं कि जो फास्फोरस का एटम होता है वो पेंटावलेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फास्फोरस का एटम अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से अपने 4 इलेक्ट्रॉन को पड़ोस वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ में शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह से ये फास्फोरस का एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और क्रिस्टल में बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आप जानते हैं कि जो फास्फोरस था वो पेंटावलेंट इन नेचर था। इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो पड़ोसी के साथ में शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, पर अभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के न्यूक्लियस से बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से अटैच रहता है। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे इतनी सी एनर्जी आसानी से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जहां जहां पर भी फास्फोरस का एटम डोप किया जाएगा वहां वहां पर हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी कि फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इनटू द क्रिस्टल। हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की है। फास्फोरस इज अ डोनर एटम। तो बताइए, जहां जहां पे फास्फोरस वहां वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी वो मच ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होगी। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हो, होल्स माइनॉरिटी में हो, वो कहलाता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, कंडक्शन का कारण भी मेनली इलेक्ट्रॉन्स ही बनेंगे, करंट का कारण भी मेनली इलेक्ट्रॉन्स ही बनेंगे। हम कह ही चुके हैं कि फास्फोरस एक डोनर एटम है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि फास्फोरस की जो कंसंट्रेशन है वो Nd है, तो ये बात कहना गलत नहीं होगी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मेनली डोनर एटम्स के कारण ही मिल रही है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इसलिए लिखता हूं क्योंकि जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेम्परेचर जनरेटेड भी होते हैं, पर जो टेम्परेचर के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो डोपिंग की कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं that Ne is approximately equals to Nb। अब आप जानते हैं कि जो डोनर एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो वो बनता है पॉजिटिव आयन। तो जब भी इस क्रिस्टल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा आज के बाद में, तो वो कुछ इस तरह से किया जाएगा कि हमारे पास में है पॉजिटिव डोनर एटम, ये है फास्फोरस का एटम, और फास्फोरस क्या डोनेट कर रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज फास्फोरस का एटम और ये रहा इसका फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फास्फोरस का एटम, ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फास्फोरस का एटम, ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन। आप जानते ही हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ होल्स होते हैं जो कि थर्मली जनरेटेड भी होते हैं। तो दीज आर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आप देख सकते हैं कि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या डोपिंग के कारण वालों से काफी कम होती है, पर हम ये भी कह सकते हैं द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, एंड दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो ये बात रही इसके स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की। अब बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की, सबसे इंपॉर्टेंट बात।
तो आप याद करिए, हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि किसी भी आइसोलेटेड एटम के लिए हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं और हम किसी भी क्रिस्टल के लिए एनर्जी बैंड बनाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे क्रिस्टल किसका है? क्रिस्टल था सिलिकॉन का क्रिस्टल, एक प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल। तो हम सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए तो एनर्जी बैंड बनाएंगे, पर बताइए इंप्यूरिटी किसकी डाली गई है? एक पेंटावलेंट इंप्यूरिटी डाली गई है। क्या उसके इंडिविजुअल एटम्स डाले गए हैं? हाँ, उसके इंडिविजुअल एटम्स डाले गए हैं। तो बताइए क्या हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे? तो यही हमने यहां पे दिखाया है इन एनर्जी बैंड डायग्राम। आप देख सकते हैं कि ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये बनाया गया है सिलिकॉन के एटम्स के लिए या सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए, और यहां पर एक एनर्जी लेवल दिखाया गया है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फास्फोरस के एटम्स। अब आप जानते हैं कि जो फास्फोरस के एटम्स हैं वो बहुत ही आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं इनटू द क्रिस्टल। इसीलिए हमने कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे इस इंप्यूरिटी के लेवल को रिप्रेजेंट किया है। यह है पॉजिटिव डोनर एटम्स यानी कि फास्फोरस के एटम्स, जो कि बहुत ही आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड के साथ में इस इंप्यूरिटी लेवल का गैप बहुत ही कम है और होना भी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फास्फोरस के एटम को सिर्फ इतनी सी एनर्जी चाहिए आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के सेमीकंडक्टर की। द नेक्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी से डोप कर देते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी के एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है जहां पर हमने एल्यूमिनियम के एटम से डोपिंग कर दी है। अब आप जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम का एटम है वो ट्राइवेलेंट एटम है। ये एल्यूमिनियम का एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ में शेयर करता है और बॉन्ड बना लेता है, पर फिर भी इस एल्यूमिनियम को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह जाती है। इसी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहा जाता है। तो हम डोपिंग करके जहां जहां पर एल्यूमिनियम के एटम्स डालते हैं वहां वहां पर हमको होल्स मिलते जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह के सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल्स की कंसंट्रेशन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जहां पर होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है वो कहलाता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्योंकि होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो भी मेनली होल्स के कारण ही होगी। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी मेनली होल्स के कारण ही मिलेगा। अब एक और बात समझने लायक ये है कि ये जो एल्यूमिनियम का एटम है इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये एल्यूमिनियम का एटम अपने नेबरिंग एटम से या क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कहने का मतलब यह हुआ कि एल्यूमिनियम का एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करता है, इसीलिए इनको कहा जाता है एक्सेप्टर एटम्स। और हम कह दें कि अगर एक्सेप्टर एटम्स की कंसंट्रेशन Na है तो हम कह सकते हैं कि जितने एक्सेप्टर एटम्स डाले जाते हैं हमको उतने ही एक्स्ट्रा होल्स क्रिस्टल में मिलते जाते हैं। इसीलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ Na होता है वो लगभग NH के बराबर ही होता है। अब आइए बात करते हैं इसी पी टाइप सेमीकंडक्टर के स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की। तो आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम का एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, ये एक एक्सेप्टर एटम है। अगर एल्यूमिनियम का एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इस एटम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस तरह के एटम को अब हम नेगेटिव आयन कहने लग जाएंगे। तो जब भी हम एल्यूमिनियम के एटम्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको नेगेटिव कोड्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम में जो भी मैंने नेगेटिव कोड्स बनाए हैं वो सबके सब नेगेटिव एक्सेप्टर एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ये सारे नेगेटिव कोड्स यहां पर एल्यूमिनियम के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये भी जानते थे कि जहां जहां पे एल्यूमिनियम के एटम्स डाले जाते हैं वहां पे हमको एक एक्स्ट्रा होल मिलता जाता है। इसीलिए हमने इन्हीं एल्यूमिनियम के एटम्स के साथ में ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स बनाए हैं, ये ब्लू कलर के सर्कल्स होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव फोर्स हैं ये तो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, और ये जो ब्लू सर्कल्स हैं ये उनके होल्स हैं। ये एल्यूमिनियम का एटम, ये उसका होल, ये एल्यूमिनियम का एटम, ये उसका होल, ये एल्यूमिनियम का एटम, ये उसका होल। हम ये भी जानते हैं कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी होते हैं, और उन्हीं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहां पर दिखाए हैं ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, जिनकी संख्या डोपिंग के कारण मिलने वाले होल्स के रेस्पेक्ट में कम होती है। तो ये तो बात रही डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आइए बात करते हैं इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम की। और एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्कस करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको पता होनी चाहिए वो ये कि किसी भी आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एनर्जी बैंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल तो सिलिकॉन का है, तो इस सिलिकॉन के कॉरस्पॉन्डिंग तो हम बनाएंगे एनर्जी बैंड। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाया है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिलिकॉन एटम्स और से द सिलिकॉन क्रिस्टल। आप देख सकते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर हमने एल्यूमिनियम की इंडिविजुअल एटम्स को डोप किया है। क्योंकि हमने एल्यूमिनियम के इंडिविजुअल एटम्स को डोप किया है, इन एल्यूमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम है ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है, इसका काम है क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, और ये एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को तभी एक्सेप्ट कर पाएगा जब इस इंप्यूरिटी का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के नजदीक होगा। यही कारण है कि हम इस इंप्यूरिटी का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के नजदीक बनाते हैं, क्योंकि अगर इंप्यूरिटी का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के बहुत ही नजदीक होगा तो ये आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा और क्रिस्टल के अंदर और ज्यादा होल्स को फॉर्म करेगा। तो इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो यहां पर जो होल्स थे यानी कि जो एल्यूमिनियम के होल्स थे वो क्रिस्टल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब वो क्रिस्टल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो उन एल्यूमिनियम के एटम्स की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, पर वे एल्यूमिनियम के एटम्स क्रिस्टल्स के अंदर होल क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी होल्स यहां पर दिखाए गए हैं ये डोपिंग के कारण दिखाए गए हैं। यहां वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो डोपिंग के कारण होल्स मिलते हैं वो थर्मली जनरेटेड होल्स से रेस्पेक्ट में ज्यादा होते हैं। हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, और ऐसा सेमीकंडक्टर जहां पर होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है वो कहलाता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। सो दैट इज ऑल अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मास एक्शन लॉ। सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मास एक्शन लॉ। और मास एक्शन लॉ कहता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है वो कांस्टेंट होता है और वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट सिंपली मींस Ne into NH equals to Ni square। नाउ ये जो लॉ है हमको एक और बात समझाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स है और जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स है साइमल्टेनियसली चलता रहता है, इसीलिए जब भी हम किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो किसी एक चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर से एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाएं तो हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिकंबाइंड विद द होल्स भी बढ़ जाएगी, और से इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकंबाइंड विद द होल्स भी बढ़ जाएगी। और मान लीजिए कि कुछ बड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स अगर होल्स के साथ में रिकंबाइन कर जाएंगे तो जो होल्स की कंसंट्रेशन होगी वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो अगर एक चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो दूसरे चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सच दैट कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। दैट इज अबाउट मास एक्शन लॉ। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास एक्शन लॉ। एंड द क्वेश्चन सेज the number densities of holes and electrons in the pure silicon are equal and are 2 into 10 to the power 16 per meter cube. On doping with indium, the hole density increases to 4.5 into 10 to the power 22 per meter cube. Find electron density in doped silicon. So in the given question, हमको equal electron और hole concentration बता दी गई है, यानी हमको Ne पता है, NH पता है, and that is equals to Ni. So we know the intrinsic concentration is given equals to 2 into 10 to the power 16. So let me write down that we are provided with the value of Ni, and Ni is given to be 2 into 10 to the power 16 per meter cube. दूसरी बात हमको बोला गया है कि हमने इस सिलिकॉन क्रिस्टल को डोप किया है इंडियम से, और जो होल डेंसिटी है वो इंक्रीज होके हो जाती है 4.5 into 10 to the power 22. सो हमको होल की कंसंट्रेशन भी बता दी गई है आफ्टर डोपिंग, एंड दैट इज 4.5 into 10 to the power 22 per meter cube. आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोपिंग के बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू द मास एक्शन लॉ वी नो दैट Ne into NH equals to Ni square, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू जानते हैं। हम NH की वैल्यू हमको दी गई है, हमको Ni की वैल्यू भी पता है। अगर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम आसानी से Ne को फाइंड आउट कर लेंगे। सो Ne विल कम आउट इक्वल्स टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, एंड दैट विल बी 2 into 10 to the power 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 into 10 to the power 22. अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 8.89 into 10 to the power 9 per meter cube. So that is the electron concentration after doping. So students, now let's talk about the first semiconductor device, that is PN junction. तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। हम उस प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को एक तरफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी से डोप करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस साइड आप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी से डोपिंग करते हैं वो बन जाता है पी टाइप। हम जानते हैं कि हम पी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द पी टाइप बाय नेगेटिव एक्सेप्टर एटम एंड देयर होल। दूसरी साइड पे हम इसको पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी से डोप करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस साइड पे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी से डोप करते हैं वो बनता जाता है एन टाइप। और हम जानते हैं कि हम एन टाइप मटेरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इट विद पॉजिटिव डोनर एटम एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा करने की वजह से एक ही क्रिस्टल के अंदर हमको एक साइड पर होल्स की कंसंट्रेशन दूसरे साइड से बहुत ज्यादा मिल जाती है, और एक साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन दूसरे साइड से बहुत ज्यादा मिल जाती है। दैट सिंपली मीन्स एक ही क्रिस्टल के अंदर कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन वन साइड एज कंपेयर टू अनदर, and higher concentration of electrons on one side as compared to another. Now, because of this concentration difference, charge carriers starts to move from higher concentration region to lower concentration region. That means holes P से N की तरफ चलना शुरू करते हैं and electrons N से P की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो जब भी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण एक रीजन से दूसरे रीजन पे चलते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन। क्योंकि होल्स
P से N की तरफ डिफ्यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स N से P की ओर डिफ्यूज कर रहे हैं, we obtain a current that is known as diffusion current, whose direction will be from P to N. Now जब ये डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा होता है तो सभी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की ओर जा रहे होते हैं, और जब ये जंक्शन पर पहुंचते हैं तो एक दूसरे से रिकम्बाइन होने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ थे होल्स और एक तरफ थे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जंक्शन पर आकर एक दूसरे से रिकम्बाइन करते हैं। दैट सिंपली मीन्स यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ के होल्स के साथ में आकर रिकम्बाइन कर जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन के दौरान ये जो पॉजिटिव डोनर एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और ये जो नेगेटिव एक्सेप्टर एटम्स हैं ये अपने होल्स को लूज कर देते हैं और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। और डिफ्यूजन के कुछ समय बाद हमको जंक्शन पर एक ऐसा रीजन मिलने लग जाता है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं पाया जा रहा होता। ऐसा रीजन जो कि चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड होता है उसको डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। डिप्लीशन रीजन में एन साइड पर हाई पोटेंशियल की लेयर डेवलप हो जाती है और पी साइड पर लो पोटेंशियल की लेयर डेवलप हो जाती है। Because of this potential difference, an internal electric field is set up within this crystal, whose direction is from N to P side. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर हाई पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है अक्रॉस द जंक्शन, ये इजी डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करने लग जाता है। कहने का मतलब ये हुए कि हम जानते हैं कि अभी भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहां से ज्यादा है और अभी भी यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन यहां से ज्यादा है। तो अभी भी कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण चार्ज कैरियर्स को एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ चलना चाहिए था। दैट सिंपली मींस डिफ्यूजन होना चाहिए था। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स N से P की ओर चलना शुरू करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अपोज कर देती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आसानी से चल सकते हैं। दे कैन नॉट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स N से P की ओर चलना शुरू करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अपोज कर देती है। सिमिलरली जैसे ही ये होल्स P से N की तरफ एंटर करना स्टार्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अपोज कर देती है। दैट सिंपली मीन्स ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर for the easy diffusion of the majority charge carrier, and that's why it is termed as potential barrier. तो potential barrier के डेवलपमेंट के साथ में डिफ्यूजन को अपोजिशन मिलने लग जाता है। That simply means जो डिफ्यूजन करंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम हुआ करता था वो धीरे धीरे पोटेंशियल बैरियर की ग्रोथ के साथ में कम होता चला जाता है। नाउ पोटेंशियल बैरियर का काम डिफ्यूजन को अपोज करना है, बट इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी। नाउ द माइनॉरिटीज or say the minority charge carriers are temperature generated charge carriers, and it can be generated throughout the crystal, anywhere in the crystal because of the presence of the temperature. तो मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, लेट्स से ये रहे, ये टेम्परेचर के कारण जनरेट हो जाते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल। नाउ टेम्परेचर के कारण क्रिस्टल के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो सकते हैं, पर हम उनमें इंटरेस्टेड हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बनते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बनते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अब ड्रिफ्ट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, दैट सिंपली मींस दे विल मूव फ्रॉम P टू N साइड, और जो होल्स होंगे वो N से P की तरफ चलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स P से N की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वी ऑब्टेन अ करंट दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट, whose डायरेक्शन विल बी फ्रॉम N टू P। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको एक ही क्रिस्टल में दो दो करंट मिलने लग जाते हैं। The one was diffusion current whose direction was from P to N. The another one was drift current whose direction is from N to P. Initially diffusion current maximum था। उस समय पर कोई potential barrier नहीं था,
तो ड्रिफ्ट करंट 0 था। जैसे जैसे डिफ्यूजन होता है वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है, जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है वैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर बनता है, जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर की ग्रोथ होती है अपोजिशन टू द डिफ्यूजन भी स्टार्ट होता है। इसीलिए डिफ्यूजन करंट ग्रोथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर के साथ में कम होता जाता है, पर जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो इसी पोटेंशियल बैरियर की ग्रोथ के साथ में थोड़ा सा बढ़ता है। मैं ड्रिफ्ट करंट के बारे में बोल रहा हूं कि ये करंट थोड़ा सा बढ़ता है, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं। तो मैं कह रहा था कि पोटेंशियल बैरियर की ग्रोथ के साथ में जो माइनॉरिटी करंट है और से जो ड्रिफ्ट करंट है वो थोड़ा सा बढ़ता है। डिफ्यूजन करंट जो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता था पोटेंशियल बैरियर की ग्रोथ के साथ में धीरे धीरे करके कम होता जाता है। जब डिफ्यूजन करंट कम होते होते ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है, हम उस समय पे कहते हैं कि एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो चुका है। और एक ओपन सर्किट पीएन जंक्शन में, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि हमने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, कोई सर्किट कनेक्ट नहीं किया। दैट सिंपली मींस इट्स एन ओपन सर्किट। तो हम कह सकते हैं कि एक ओपन सर्किट पीएन जंक्शन में जो नेट करंट होता है वो 0 होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। फिलहाल एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो अपने को और याद रखनी है वो क्या है। पहली बात, डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन या डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन। तो अगर अपने से कोई पूछे कि डिप्लीशन रीजन कौन है, तो ऐसा रीजन जो कि चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड हो वही डिप्लीशन रीजन है। दूसरी बात कि पोटेंशियल बैरियर जो है उसको हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वी डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ V0। तो आज के बाद में चैप्टर के अंदर हम इसको V0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसका काम होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को अपोज करना, बट इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी। ये जो पोटेंशियल बैरियर V0 है ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ले आता है जहां पर हम कहते हैं कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि पोटेंशियल बैरियर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे कि वे सारी बातें जो कि इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर पाएं वे पोटेंशियल बैरियर V0 की वैल्यू को इफेक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, डिफ्यूजन करंट को डोपिंग इफेक्ट कर सकती है। डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी कैन बी इफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर बात की जाए कि ड्रिफ्ट करंट को कौन इफेक्ट कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी करंट है एंड माइनॉरिटी करंट कैन बी इफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। This minority current can also be affected with the help of the semiconductor material. In other words, हम conclude कर सकते हैं कि V0 को 3 फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट किया जा सकता है। The first is doping concentration, the second is temperature and delta Ag. So potential barrier depends on doping, temperature and the type of semiconductor material. So that's all about the formation of PN junction. Now let's talk about the variation of potential across the PN junction. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड दिखाया गया है। हम जानते हैं कि PN जंक्शन डायोड में जंक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और अदर रीजन्स ऑफ पी एंड एन साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पर पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट। तो अगर हम पी साइड को 0 पोटेंशियल पे कंसिडर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि एन साइड हायर पोटेंशियल पे होगा विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ द पी साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एन साइड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और ये हायर पोटेंशियल पे आ जाता है, और पी साइड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाता है। तो ये दोनों कांस्टेंट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? 0। अब आप जानते हैं कि इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो जब हम पी साइड से एन साइड की तरफ बढ़ते हैं तो क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यहां पर पोटेंशियल राइज करता है फ्रॉम पी टू एन साइड, और उसके बाद में हमको पोटेंशियल वापस से कांस्टेंट मिलता है। तो ये जो इन दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस है इसी को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है।
और इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। So dear students, now let's talk about the next topic, that is biasing. And biasing simply means applying potential difference across the p-n diode. So there are two types of biasing. The one is known as forward biasing, the another one is known as reverse biasing. And forward biasing का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप P साइड ऑफ द डायोड को हाई पोटेंशियल से और N साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें तो इस तरह की बाइसिंग क्या कहलाएगी? फॉरवर्ड बाइसिंग। ऑन द अदर हैंड रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि अगर हम P को लो पोटेंशियल से और N को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें तो दैट विल बी नोन एज रिवर्स बाइसिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरवर्ड बायस। और आप जानते ही हैं कि p-n डायोड तब फॉरवर्ड बायस होता है जब P को हाई पोटेंशियल से और N को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें तो हमने P को अभी किसी भी पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं कर रखा है और N को भी किसी भी पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं कर रखा है। दैट सिंपली मीन्स मैंने यहाँ पे कोई बैटरी ही अप्लाई नहीं की है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई नहीं किया है। तो इस तरह का डायोड क्या कहलाता है? अनबायस्ड डायोड। और आप जानते थे कि जो अनबायस्ड डायोड है उसमें डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर होता है और नेट करंट 0 होता है। हम जानते हैं कि अनबायस्ड डायोड के अंदर पोटेंशियल बैरियर V0 की वजह से डिफ्यूजन करंट कम होते होते ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता था और इसीलिए नेट करंट 0 हो जाता था। अब आइए समझते हैं कि जब हम इसी p-n डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम इस p-n डायोड को फॉरवर्ड बायस करना चाहेंगे तो हम P साइड को हाई पोटेंशियल से और N साइड को लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और ये बाहर से अप्लाई किया गया है वोल्टेज V। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम बाहर से वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो ये जो वोल्टेज है ये अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है। जब ये वाला वोल्टेज V अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर V0 को अपोज करता है तो ये जो पोटेंशियल बैरियर V0 है ये डिक्रीज होने लग जाता है। अब आप खुद सोचिए कि पोटेंशियल बैरियर का क्या काम था। पोटेंशियल बैरियर का काम होता था मेजॉरिटी के फ्लो को अपोज करना, यानी कि ये डिफ्यूजन को अपोज करता था, डिफ्यूजन को कम करता था। हम यहां पर कह रहे हैं कि बाहर से पोटेंशियल लगाने पर और इस वोल्टेज को धीरे धीरे करके बढ़ाने पर ये जो पोटेंशियल बैरियर V0 है यही रिड्यूस होने लग जाएगा। आप खुद सोचिए कि क्या पोटेंशियल बैरियर उसी जगह पे बनता था जहां पे डिप्लीशन रीजन होता था। तो हम कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा तो डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज करने लग जाएगा और अगर पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिशन टू द मेजॉरिटी भी डिक्रीज करने लग जाएगा। दैट सिंपली मीन्स डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट और डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएगा। अब अगर आप सोचिए कि करंट आसानी से बहने लग जाए तो हम कह सकते हैं कि जो p-n जंक्शन है ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करने लग गया है टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यही सब बातें हमने यहाँ पे मेंशन की है कि अगर बाहर से वोल्टेज लगाया जाता है तो ये अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है, इसलिए पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है V0 माइनस V। जैसे जैसे आप V को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता जाएगा। पोटेंशियल बैरियर वहीं पर बनता है जहां पर डिप्लीशन रीजन होता है, इसलिए हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज करता है। अगर पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा तो डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर आसानी से हो पाएगा, इसलिए डिफ्यूजन करंट इंक्रीज करता है। हम कहते हैं कि p-n जंक्शन लो रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाता है क्योंकि डिफ्यूजन करंट आसानी से बहने लग जाता है। तो नोटिस करने लायक बात यह है कि हम कहा करते थे कि अनबायस्ड डायोड में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर होते हैं, इसलिए नेट करंट 0 होता है। अगर हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल बैरियर ही डिक्रीज कर गया है तो डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और अगर डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो अब आप देख सकते हैं कि जो नेट करंट आएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट आएगा और हम कह सकते हैं कि नेट करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम P to N. So that is about the forward bias. Now let's talk about its VI characteristics. अब इसके VI characteristics को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने X एक्सिस पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है और हमने Y एक्सिस पे करंट को रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं कि V वोल्ट्स में है और करंट को मिली एम्पियर में हमने मार्क किया है
और आप ग्राफ को अगर धीरे ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने पर करंट धीरे धीरे करके बढ़ता है और एक सर्टेन वोल्टेज को अटेन करने के बाद में जो करंट है वो एकदम से एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखें बड़े ध्यान से, जब हम इस एक्सटर्नल वोल्टेज को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेगा। जब पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगता है तो डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। यही कारण है कि इनिशियली जब वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो करंट में बहुत ही कम चेंज आता है और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। पर जब इस वोल्टेज को बढ़ाते 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 इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू V0 अटेन हो जाती है तो ये पोटेंशियल बैरियर ओवरकम हो जाता है और जब पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आसानी से एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज कर पाते हैं। इसीलिए डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन वोल्टेज अटेन होने पर करंट एब्रप्टली राइज कर जाता है। ये वोल्टेज जहां पर करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, इसी वोल्टेज को नी वोल्टेज कहा जाता है। इसी नी वोल्टेज के दो नाम और हैं, द वन इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, द अनदर वन इज कट इन वोल्टेज। तो ये तो बात रही VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन डायोड की अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब आइए बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर के कर्व की अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो आप जानते हैं कि जब भी अनबायस्ड डायोड होता था तो हम N साइड को हाई पोटेंशियल पे और P साइड को लो पोटेंशियल पे रिप्रेजेंट करते थे और ये जो हाइट होती थी इसको हम कहा करते थे V0, दैट इज द पोटेंशियल बैरियर हाइट और से पोटेंशियल बैरियर। अब आप देख सकते हैं कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो यही V0 रिड्यूस करता है। तो ये जो सेकंड वाला कर्व है दैट इज द कर्व अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड दिस फर्स्ट वाला कर्व इज द कर्व अंडर द अनबायस्ड कंडीशन। नाउ दैट्स अबाउट फॉरवर्ड बायस डायोड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स बायस डायोड। और हम जानते हैं कि डायोड रिवर्स बायस तब होता है जब हम P साइड को लो पोटेंशियल से और N साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा करने की वजह से जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है वो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर के डायरेक्शन में ही होता है, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो ग्रो करता है, पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि पोटेंशियल बैरियर वहीं पर बनता है जहां पर डिप्लीशन रीजन होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ भी या डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। अब एक और बात समझने लायक वो ये है कि सोचिए पोटेंशियल बैरियर का काम होता था डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों को बराबर कर देना, दैट वाज इन द अनबायस्ड डायोड। ये डिफ्यूजन करंट को कम करते करते ड्रिफ्ट के लेवल पे ले आता था, इसलिए नेट करंट क्या हुआ करता था, 0। अब हमने उसी डायोड को अब रिवर्स बायस कर दिया है और जो बाहर से पोटेंशियल लगाया है वो पोटेंशियल बैरियर को और ज्यादा ग्रो करा रहा है। पोटेंशियल बैरियर का काम डिफ्यूजन को कम करना होता था, डिफ्यूजन को अपोज करना होता था। अगर सोचिए कि पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ये डिफ्यूजन को ज्यादा अपोजिशन देने लग जाएगा और अगर ये डिफ्यूजन को ज्यादा अपोजिशन देने लग जाएगा तो डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड कम होने लग जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब हम इस रिवर्स वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर थोड़ा सा बढ़ता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट थोड़ा कम होता है। अगर हम वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा ग्रो करेगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट और कम होएगा। अगर हम पोटेंशियल बैरियर को और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो डिफ्यूजन करंट और ज्यादा कम होएगा। दैट सिंपली मींस जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा। और यही कारण है कि जो नेट करंट होगा इस रिवर्स बायस के केस में वो डिफ्यूजन की वजह से नहीं बल्कि ड्रिफ्ट की वजह से होगा और ड्रिफ्ट करंट के डायरेक्शन में ही होगा एंड दैट विल बी फ्रॉम N to P। तो हम कह सकते हैं कि अगर अपोजिशन टू द मेजॉरिटी बढ़ रहा है, अगर अपोजिशन टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ रहा है, दैट सिंपली मींस डिफ्यूजन करंट के कारण करंट फ्लो नहीं हो रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मेजॉरिटी है वो भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन ऑफर्ड हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। एक और छोटी सी बात वो ये कि जब हम कहा करते थे कि ये वोल्टेज बढ़ता है तो पोटेंशियल बैरियर ग्रो करता है। पोटेंशियल बैरियर के ग्रो करने के साथ में डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पर ये जो ड्रिफ्ट करंट है, ये ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी करंट होता है और ये माइनॉरिटी करंट पोटेंशियल नहीं बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए इस ड्रिफ्ट करंट के मैग्नीट्यूड में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है। आइए समझते हैं इसी बात को विद द हेल्प ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्स बायस डायोड। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया है फॉर द रिवर्स बायस डायोड। सबसे पहली बात जो यहाँ पर आती है इस डायग्राम को देखते ही, इस ग्राफ को देखते ही, वो ये कि हमने इस ग्राफ को रिवर्स बायस के लिए बनाया गया है पर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया है। अब ऐसा क्यों है कि इस ग्राफ को थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया गया है? तो समझने लायक बात यह है कि फॉरवर्ड बायस के केस में जहां पर हम फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करते थे, हम P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया करते थे। रिवर्स बायस के केस में हम पोलैरिटी को जस्ट अपोजिट बना देते हैं। हम फॉरवर्ड वोल्टेज को प्लस एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया करते थे। क्योंकि हम इस बार रिवर्स बायस कर रहे हैं, जो पोलैरिटी अप्लाई की गई है बैटरी की अक्रॉस द पीएन डायोड वो जस्ट अपोजिट है टू दैट ऑफ द फॉरवर्ड बायस, इसीलिए वोल्टेज को भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही कारण है कि जो करंट है उसको भी अपोजिट डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, क्योंकि जो पिछले केस था जहां पर डिफ्यूजन करंट मिला करता था वो P से N डायरेक्शन में मिलता था। इस केस में जो ड्रिफ्ट करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है टू दैट ऑफ द डिफ्यूजन करंट, इसीलिए हम प्लस y की जगह माइनस y डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट्स द रीजन ये ग्राफ को थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट किया जाता है। अब ग्राफ कैसा दिख रहा है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इनिशियली रिवर्स करंट थोड़ा सा बढ़ता है और फिर फर्दर रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने से इस रिवर्स करंट में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि आपको ग्राफ कांस्टेंट दिखा दिया गया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो रिवर्स करंट मिल रहा है ये ड्रिफ्ट करंट मिल रहा है और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी करंट होता है जो कि पोटेंशियल पे नहीं बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वोल्टेज बढ़ाने पर भी इस ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ग्राफ कांस्टेंट रहता है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है करंट की, इसी करंट को नाम दिया जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। दैट सिंपली मींस इन द रिवर्स बायस केस current has attained a value and can change no further. We can say the current has been saturated and that's why it is known as reverse saturation current. So that is about the VI characteristics under the reverse bias condition. आइए अब बात करते हैं बैरियर पोटेंशियल के ग्राफ की अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। और इस ग्राफ के अंदर हमने फर्स्ट वाला कर्व V0 रिप्रेजेंट किया गया है। दैट सिंपली मींस कि ये जो बैरियर पोटेंशियल बनाया गया है ये अनबायस्ड डायोड का है। अगर हम डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर ग्रो करेगा, तो वो V0 से ज्यादा होगा, इसीलिए सेकंड वाला कर्व जो है वो रिवर्स बायस डायोड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज V0 प्लस V। So that is the representation of barrier potential for the reverse bias diode.